अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है अब आपको? हेलो। बेटा अपना माइक भी चेक कर लो आप, आपका माइक ऑन है क्योंकि मुझे भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। Yes. Can you hear me? हेलो। Yeah, I can hear you now. आवाज़ आ रही है अब क्लियर? Yeah. ओके। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आपको मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बेसिक हम करते हैं वो उसकी प्रैक्टिस फिर से करेंगे, देखेंगे उसको, और यही टॉपिक आज कवर करना है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आज टेक्निक से करेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो मैंने लास्ट टाइम आपको एलिमेंट्स दिए थे वो हो गए सारे, आपने कर लिए थे? Yeah. Uh, क्लियर है? जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्लियर है? yeah. मैंने बेसिक वाली नहीं की, मैंने SPDF वाली मार्क्स की। ठीक है, तो एस पी डी एफ वाली हो गई थी, क्लियर है वो? Yeah. ठीक है, तो उसको ही कंटिन्यू करेंगे और उसमें भी एस पी डी एफ में भी जो ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर हैविंग लार्जर और ग्रेटर एटॉमिक नंबर उसको कवर करेंगे। ठीक है। और उसमें भी मज़ीद जो है वो दो और चीज़ें, दो तीन और टॉपिक हैं जो मैं आज कवर करवाऊँगी आपको। ठीक है, वेट अ सेकेंड। अच्छा, हमने जो किया था कवर वो ये सारी चीज़ें कर ली थी। रिव्यू किया है बेटा आपने अब तक? कोई क्वेरी है? क्योंकि थोड़ा सा स्पीड में जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द ऑब्वियसली इतना बड़ा आपका सिलेबस है। तो अभी तक कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है जितना आपने रिव्यू किया हो? अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है। अच्छा, ये जो टेबल था ये समरी थी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई थी, आगे आ जाते हैं। अच्छा, बेसिकली यहाँ से मुझे बताना था, लेकिन ये बताने से पहले आप एक, सॉरी व्हाट? ओके, आई कैन जूम इन। कैन यू सी देम राइट नाउ? ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम गोना जूम इन। ठीक है। अच्छा जी, सो दीज वर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही करवाऊँगी आपको आज। ठीक है, तो जस्ट लेटिंग यू नो द स्लाइड्स विच वी आर कवरिंग इन टुडेज़ क्लास। ठीक है, एक तो हम ये करेंगे और फिर थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन होगी एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल की। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। देन वी हैव सब शेल्स, देन वी हैव अगेन ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये कुछ थियोरीज़ हैं जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से और हो सकती है वो बताऊंगी। ठीक है, तो अप टिल यहाँ तक इंशाल्लाह हम आज करेंगे कवर। आई एम शेयरिंग द वाइट बोर्ड जिस पे हम, अच्छा भाई, जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी उसके अंदर लेट्स से वी हैव एन एग्जांपल ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन एटॉमिक नंबर इज़ 35। और अगर हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें जो हम कर रहे होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम शेल के अकॉर्डिंग। अच्छा, टर्म्स को थोड़ा सा आप रिव्यू करो और जहन में रखो। प्रिंसिपल क्वांटम शेल का मतलब है एन। एन 1 था, 2 था, ठीक है, 3 था, 4 था, यानी बेसिक जो आपके मेन शेल्स थे वो क्या थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह हम पढ़ते थे। ये आपके मेन शेल्स कहलाते हैं विच इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम शेल। ठीक है, फिर हर शेल के सब शेल थे एस पी डी एफ के अकॉर्डिंग। अब आपको याद होगा कि फ़र्स्ट शेल में, यानी फ़र्स्ट शेल में हमने 2n² अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ 2n² वी कैन ओनली प्लेस 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल। ठीक है, एंड इफ़ यू आर प्लेसिंग
2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, तो ऑब्वियसली 1 के साथ सिर्फ s लिख रहे थे हम, बिकॉज s इज़ द स्फेरिकल शेल, राइट। एंड स्फेरिकल शेल का मतलब था कि हम फर्स्ट शेल स्फेरिकल ले रहे थे और नंबर उसको 1 दे रहे थे और मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे थे। 2 क्यों? क्योंकि 2 इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी प्लेस्ड, ठीक है। तो आंसर वुड बी ऑब्वियसली 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली फर्स्ट शेल इज़ ओनली डिवाइडिंग इनटू 1 सब शेल विच इज़ s, राइट। फिर हम सेकंड पे आ जाते हैं। तो सेकंड के अंदर आपको याद होगा कि हमने 2n² फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आया था हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन द सेकंड शेल एंड these 8 electrons can further be filled in 2 subshells s and p, यानी 2s which is going to have 2 electrons, right, यहाँ पे भी 2 हैं। एंड देन वी हैव सेकंड शेल में ही p, और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 6। ये हमें कैसे पता चला था? बिकॉज ऑब्वियसली हम s को 1 बोल रहे हैं, तो हम p को जो है वो 3 बोल रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 6। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6 which is obviously going to be placed in p subshell. That means जो आपका मेन शेल है वो ये है, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम शेल कह रहे हैं। सब शेल इज़ s एंड दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से अभी हम करेंगे। तो अगर हम ब्रोमीन की बात करते हैं, कैन यू सी द स्क्रीन क्लियरली राइट नाउ? ओके। तो ब्रोमीन की बात करते हैं, तो अगर हम इस तरीके से करें तो ऑब्वियसली आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन वी हैव अगेन 18 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, ठीक है। तो 2 और 8 10 हो गए, एंड देन 28, और लास्ट शेल में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। तो ये तो एक तरीके का ये हो गया, एक टेक्निक ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। द नेक्स्ट वन इज़ जो आपको ऑब्वियसली आपने प्रैक्टिस की होगी, 1s2 2s2, देन वी हैव 2p6, राइट, 3s और 3p। अब जो समझाना है पॉइंट वो ये समझाना है कि 3s और 3p के बाद वी कैन नॉट प्लेस 3d, नो, 3d हम नहीं रख सकते यहाँ पे। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 4s। वाई? बिकॉज what is the difference between s and p? The energy orbitals we are talking about right now, they are basically arranging in the higher energy pattern, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं न्यूक्लियस की बात करती हूँ, दिस इज़ द न्यूक्लियस, राइट। तो जो फर्स्ट शेल है न्यूक्लियस के बाद, दिस वन इट इज़ हैविंग द लोएस्ट एनर्जी, और ये ग्राउंड स्टेट भी कहलाती है। एंड देन गोइंग फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, द एनर्जी इज़ बीइंग इंक्रीज्ड। तो हायर एनर्जी ऑर्बिटल जो है वो ये लास्ट शेल कहलाएगा, ठीक है। हायर कहलाएगा ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल, राइट। तो अगर हम 3s और 3p के बाद 3d रख देते हैं, तो क्यों हम 3d नहीं रख सकते? बिकॉज d इज़ हैविंग द हायर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू p, क्योंकि SPDF में हमने पढ़ा था कि F इज़ हैविंग द हायर ऑर्बिटल एनर्जी एंड ऑब्वियसली S इज़ हैविंग द लेस वन। तो हमें पहले इलेक्ट्रॉन्स को जो प्लेस करना है, तो वी आर प्लेसिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्डर ऑफ हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स फ्रॉम द लोअर, राइट। फर्स्ट वन इज़ S, फिर P, फिर D आएगा, फिर F आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल हम इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते हैं। तो हम 3p के बाद कभी भी 3d नहीं रखेंगे, बिकॉज d इज़ हैविंग द हायर energy as compared to s. So first we have to fill the s subshell. तो हम 3p के बाद 4s रखेंगे and then we are having 3d, ठीक है। और यहीं तक ही आपको याद रखना होता है। तो आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि 1s2 2s2 2p6। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ऑब्वियसली वी आर ओनली कंसिडरिंग s subshell. Then we have second shell which is having 2 subshells. Why? Because second shell can contain 8 electrons, तो s के पास 2 आ गए, p के पास 6 आ गए। Then we have 3s। अब आपको याद है थर्ड शेल में 2n² के अकॉर्डिंग वी कैन पुट 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3s2 3p6, और उसके बाद d नहीं बल्कि 4s2 पहले फिल होगा, ठीक है। और देन वी हैव जितने भी, हम अगर ब्रोमीन की बात करते हैं तो 2 और 2 4, एंड देन 10 वी हैव 12 18 20। 20 के बाद d में हम कितने पुट कर सकते हैं? 10, तो 10 हमने यहाँ पुट कर दिया, राइट। फिर आगे आपके पास आ गया 3d के बाद अगेन 4p, राइट। तो 4p में आपने क्या लिख दिया भाई? 4p में 6 आ सकते हैं, आपने 6 की जगह 5 लिखा क्योंकि 5 ही बचे हैं आपके पास, ठीक है। कहने का मकसद ये है, अब मैं इसकी मज़ीद आपको एग्जांपल मज़ीद सॉल्व करवाऊँगी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर रहे हैं तो वी आर गोइंग फ्रॉम दी हायर टू दी फ्रॉम दी लोअर टू दी हायर एनर्जी ऑर्बिटल। सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट प्लेस 3d आफ्टर 3p। 3p के बाद हम 4s करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कैल्शियम की, और ये आप साथ साथ सॉल्व करो।
कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ कैल्शियम। फर्स्ट वन कैल्शियम है 1s2। How many of them have you covered up till now? Okay, so actually what do we have to do right now is to cover 1 till 7a, right? So whatever the elements are left in 1 till 7a group, starting 3 or 4 elements, that's what we are going to cover right now. So let me know which one we are going to do first. जो आपने कर लिया है उसको हटा के मुझे बताओ ज़रा जल्दी से कोई एक। Okay, all right, chlorine, magnesium, at least we are going to cover 5 of them. Okay, and then we'll move to the next topic. Okay, okay, so let's start with chlorine. ठीक है, पहले तो आप सबसे पहले काम कर लोगे भाई, आप 1s 2s 3s, सॉरी 1s 2s 2p 3s 3p 4s। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 4s और 3d तक ही जा रहा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ तक कि आप मतलब ये जो अपनी पैटर्न है ये याद करना है लाजमी। ठीक है, क्लोरीन पे आ जाते हैं। क्लोरीन इज़ हैविंग द एटॉमिक नंबर 17। So the first shell we are gonna put 2 electrons, obviously 2 यहाँ, 6 यहाँ, then we have 2, then we have 6, कितने हो गए भाई, 6 और 2 8 और 10 12 18, right? That means यहाँ पे मुझे कितने रखने हैं, 6 7 8 9 10 11 12 and then we have 5। ठीक, यानी मुझे 4s की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप ये देखें कि आपके पास यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली हम इसको सम करेंगे, हम इसका ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं थर्ड शेल की। तो इन द थर्ड शेल वी आर हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज़ द रीज़न वाई क्लोरीन हैज़ -1 वैलेंसी, बिकॉज 7 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स वी gotta have 8 electrons for sure, right, to complete the octet. And instead of having 8 we are having 7, so 1 electron is going to be gained by chlorine. Obviously instead of donating 7 electrons, chlorine is going to gain 1 electron, and that is the reason why it is having a negative charge -1. And chlorine is the most electronegative element, and obviously it is going to make a bond. अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग भी थोड़ी सी कवर करवाऊँगी, बिकॉज आगे आपका टॉपिक आना है इसके बाद यही। Chloride contains negative charge. It is an electronegative element, so it is going to form ionic bond. Not exactly always, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम तो दैट इज़ अनदर केस कि भाई आप कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप क्लोरीन को, विच इज़ अ नॉन मेटल, वी आर गोइंग टू कंबाइन क्लोरीन और मेक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। लेट्स टॉक अबाउट द आयनिक बॉन्ड फर्स्ट। तो अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी बॉन्डेड विद मेटल, राइट? इट कुड बी सोडियम, इट कुड बी मैग्नीशियम और एनी मेटल। ठीक, तो द बॉन्ड इज़ ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड। तो ये बस थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन में साथ साथ इसके बताऊँगी। तो NaCl इज़ ऑब्वियसली हैविंग एन आयनिक बॉन्ड बिकॉज सोडियम इज़ पॉजिटिव +1 एंड क्लोराइड आयन इज़ नेगेटिव। ठीक, अच्छा, अब आ जाते हैं हम मैग्नीशियम पे। Okay, the atomic number is 12. We're gonna place 2 here, 2 here, 6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 6 7 8 9 10 11 12, right? So in the last shell, अब obviously last shell क्या मतलब है, third shell, we are having 2 electrons. The valency would be +2. Why? Because magnesium can donate 2 electrons, but obviously it is not going to accept 6 electron. It is easier to donate 2 electrons, right? तो obviously +2 charge आ गया, electropositive element, metal. It can obviously make a bond with chloride ion, and the formula, the most important thing is formula here. Magnesium is having +2 charge, chloride is having -1 charge. Crossover method is going to apply here. ठीक है, crossover का मतलब है कि +2 यहाँ जो 2 मौजूद है, it is going to be placed here with chloride ion, और यहाँ जो 1 है, it is going to be placed here. So the formula would be MgCl2,
ये बात आई है समझ? तो आपने पहले फॉर्मुलेशन की है, मतलब हाउ टू मेक अ फार्मूला, हाउ टू राइट अ फार्मूला, हैव यू डन दैट बिफोर? सॉरी आई कैन नॉट हेयर यू. Hmm. Okay. How many chapters have you done already? Hmm. Hmm. Okay. So if I'm asking you to write formulas of different compounds, can you do them? Do you have the concept of it? Okay, no problem, no problem. Actually, I'll have to cover some topics which are coming later in the chapters, but यहाँ इस वक्त ज़रूरी है because it is associated with this topic, right? So I'm gonna cover them as well, and it includes the formula making as well and some of the chemical bonding, right? So instead of doing these electronic configuration, we are moving towards the next topic. अच्छा, there is another method of doing the electronic configuration. Let's apply it to calcium. ठीक है? Okay. Calcium is having 20 atomic number. अगर हम electronic configuration करते हैं तो obviously 1s2, but this time we are not going to write 2p. Instead of 2p we are having 2px, 2py and 2pz. That is another method of placing the electron into their respective subshells. क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है because p is having a dumbbell shape. Dumbbell shape कहते हैं इस shape को, ठीक है? both यानी अगर हम पी एक्स पी वाई पी जेड की बात करें तो दे आर हैविंग 3 axes. दैट मीन्स पी सब शेल जो है इट डज एग्जिस्ट इन 3 axes. एक्स एक्सिस, वाई एंड ऑब्वियसली जेड. ठीक, इसकी डायग्राम भी है, मैं आपको स्लाइड पे भी शो कर दूँगी. तो अगर हम पी पे पी सब शेल पे जो है वो हम प्लेस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो दैट वाज द वन मेथड विच वी ऑलरेडी डिड कि 1s2 और 2p6 2p2 सॉरी 2p6 और आगे जाके फिर इसी तरीके से हम कर रहे थे. लेकिन अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1s2 2s2, राइट, और अब हम 2p6 नहीं कर रहे बल्कि हम 2px 2py और 2pz को फिल करने जा रहे हैं. एंड ऑब्वियसली अगर हम ये देखें कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन वी कैन प्लेस एयर, तो x में 2 आएंगे, y में 2 आएंगे, z में 2 आएंगे, लाजमी बात है. ठीक है, तो 1s2 2s2 और 2p6 हम कैसे प्लेस कर रहे हैं? 2 2 एंड 2. ठीक है, इस तरीके से. यानी जब जब जहाँ पे भी p सब शेल आएगा वी कैन ऑब्वियसली डिवाइड दैम इनटू 3 फर्दर सब शेल समझ लो आप, या इसके एक्सिस हैं या इसकी कैटेगरीज हैं पी एक्स पी वाई पी जेड. एक तरीका तो ये हो गया कि 1s2 2s2. एस में नहीं हो रहा, स्फेरिकल शेप है क्योंकि सिर्फ स्फेरिकल शेप का होता है एस. ठीक है, इसकी कोई एक्सिस नहीं है, इसकी कोई ज्योमेट्री नहीं है, कोई इसकी मज़ीद जो है वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है. बट अगर हम पी सब शेल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मोर एक्सेस. जब भी हम पढ़ रहे होते हैं कि हमने जब पढ़ा था पहले कि हम हमेशा पी को जो है वो थर्ड शेल का नाम दे रहे थे और हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे थे और 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा था. ये जो 3 था दैट इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग द एक्सेस, राइट. तो एक तो तरीका ये भी हो गया क्या करने का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फिर एक और चीज़ है वो क्या, see we have different theories, right, and these are the electronic configuration according to those theories. So if they are asking you to write the electronic configuration according to a particular theory, then obviously you have to recall it as well. They can obviously we are gonna do the past papers as well and we'll see what they are asking. Main thing is to learn this configuration, right? 1s2 2s2 2p6, that's a bit easy. But अगर हम अभी मैं एक और आपको करवा रही हूँ स्पिन थ्योरी, स्पिन रिपल्शन थ्योरी कहलाती है. तो अगर इफ़ दे आर बीइंग स्पेसिफिक कि भाई आपको इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग ही करनी है तो ऑब्वियसली यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू दैट. सो हम जब करेंगे पास पेपर अभी सॉल्व इंशाल्लाह ताला तो हम देख लेंगे कि उसमें क्या क्या पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है. डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी हम कवर करेंगे. ठीक है,
तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बस ये है कि आपको 2p को अब 6 यहाँ नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, आपने 2px 2py 2pz में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, इसको देखेंगे पास पेपर्स के अकॉर्डिंग कि अगर हमें इस तरीके से करना है ज़रूरी तो हम देखेंगे, अदरवाइज़ हम उसी पे स्टिक करेंगे जो हमारा बेसिक है। ओके, देन वी हैव स्पिन रिपल्शन थ्योरी। स्पिन रिपल्शन थ्योरी का मतलब है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन has got the capacity or capability to spin themselves in two different directions, right? First is clockwise and the other one is anti-clockwise. ठीक, यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ तो इलेक्ट्रॉन कैन मूव एट देयर मीन पोजीशन एट देयर एक्सिस इन टू डायरेक्शंस, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, ठीक है, और कुछ जगह पे ऐसे भी किया जाता है, राइट? तो दिस वन फॉर एग्जांपल, दिस वन इज़ द क्लॉकवाइज एंड दिस वन इज़ द एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं, लेट मी शेयर यू द स्लाइड एज वेल। अच्छा, ये शेप की बात कर रहे थे हम, जो पी ऑर्बिटल की मैंने बात की कि दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड, राइट? और इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कि द पी ऑर्बिटल्स आर डम्बल शेप्ड होते हैं, ठीक है, डम्बल इस शेप को कहा जाता है। और अगर मैं एस की बात करूँ तो दे आर बेसिकली स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। एंड ऑब्वियसली द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज शेल नंबर। जब हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं जिसमें ऑब्वियसली एस है सिर्फ, सेकंड शेल में एस है, 3 में भी एस है, थर्ड में भी एस है, बट they are increasing according to the shells, number of shells. Example, the s orbital of the third quantum shell n3 is bigger than the s orbital of the first quantum shell. ठीक, अच्छा, इससे पहले ये चीज़ हमने अभी कवर कर ली, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 देन वी हैव 3s एंड 3p। ये जो सीक्वेंस है हर जगह यहीं पे रिपीटेड है चीज़ें, या आप थ्योरी अपने तौर पे भी पढ़ना, बुक से पढ़ो या स्लाइड से पढ़ो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि every shell has 3 p orbitals except for the first one. The p orbitals occupy the x, y and z axis and point at right angles to each other. Obviously these are the theory that is not very much important. ज़्यादा important है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिखा देती हूँ मैं आपको, ये हमने कवर कर लिया है। That was the rotation or spin of electron which we are talking about कि electrons can be which one spin, sorry I cannot hear you clearly, which configuration are you talking about? 1s2 2s2 2p6, the bundle one, okay. The bundle one is same as the electronic spin, like this one. This one you are talking about, right? Okay, the voice is not very clear. Are you talking about the 2px 2py? Yeah, that means axis one, na, right? Which we're having axis. Px py pz. I'm gonna do that again. Wait. I'm looking for this slide. Okay. See what we have here. 1s. Now we are not writing the number of electron in terms of number. We are not writing in terms of number. 1s2 नहीं लिखा मैंने इसको स्पिन करके इस तरीके से शो करवाया। यानी अगर s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दे मस्ट बी प्रेजेंट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। दैट इज़ कॉल्ड द स्पिन रिपल्शन थ्योरी। इफ़ वी आर प्लेसिंग दैम इन द सिमिलर डायरेक्शन, ऑब्वियसली दे आर गोना रिपेल ईच अदर। तो they would not be they would not exist in the similar position, they would repel each other। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से इसको शो करेंगे स्पिन को, एंड दे आर ऑब्वियसली प्लेस्ड इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम गोज विद द 2s एंड देन वी हैव 2p, ठीक है। 2p में अब आपने ये जो 3 आप ब्लॉक देख रही हो, दैट इज़ अगेन इंडिकेटिंग x y एंड z एक्सिस, जो मैं अभी आपको दोबारा भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। 2p में अगेन दे कैन हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच, x में 2 हैं, y में 2 हैं और z में 2 हैं, but with the opposite direction. That is the spin repulsion theory, and that is how we are going to place the electrons according to the spin repulsion theory. Then we have 3s 3p.
This one is clear or not? Okay. And other than this sign, the arrow sign, other than this you can make this sign as well. ठीक है, ये भी इस तरीके से भी आप कर सकते हो. 2s 2p, it must be in the opposite direction. That's it. Okay. About the calcium, it was 20. 1s2, obviously it has no axis, तो आप इसको ऐसे ही लेके चलोगे. Then 2s2, 2p6 की जगह हम px रखेंगे, py, then 2pz, 2 electrons each, right? How many of them are there? 2 4 6 8 10. आगे आ जाते हैं. 3s, then again 3p आ रहा है तो 3px, 3py, and then 3pz. 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18, and obviously 3d नहीं आ सकता. We are having 4s, and the last shell would be having 2 electrons. What would be the valency according to it? In the fourth shell we are having 2 electrons, so obviously calcium is having 2 electrons in its last shell. See, if I am putting d over here, so the energy orbital energy याद है? न्यूक्लियस के फ़ौरन बाद जो शेल है आपके पास, हाँ, yeah, like if the shell is going away from the nucleus, it is having the most orbital energy, or the higher energy orbital it is, right? Do you remember that? तो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं p की, ठीक है, तो p के बाद obviously we have to fill the lower energy orbitals first. So instead of filling as p, we cannot directly switch to d, right? d की जगह मैं यहाँ पे 4s लिखती हूँ. why? Because we have to first fill the lower energy orbitals, s and p. s दिस इज़ द ऑर्डर जो आपने यहाँ तक आपने जो मतलब अभी तक पढ़ा है. दिस इज़ द ओनली ऑर्डर जो आपने पीछे भी पढ़ा है. डजेंट मैटर अगर पी जो है वो डिवाइड हो रहा है पी एक्स पी वाई पी जेड में, ऑर्डर वुड बी द सेम. That's what I'm talking about right now. We are having 3p, 3s, 3p, and then 4s. We cannot put 3d over here because of the reason that we cannot fill d orbital because it is having higher energy. And exactly, p is divided into 3 axes. That's it. That's the only difference between this one and the last we have done. Okay, so d orbital is having the higher energy, so we cannot just fill d orbital, and obviously electrons must be placed according to the higher energy orbitals. First we gotta fill the s orbital, and then we are having the p orbital, and then we are moving towards the d. तो पहले आप अच्छा याद भी आपको मैक्सिमम यहीं तक करनी होगी, ठीक है. 4s 3d, दैट्स इट. 3d तक ही आप अगर याद करिए तो इट्स फाइन, इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है. ठीक है बेटा, ये क्लियर है? Exactly. D is divided into 5 parts, yes, because D is having 5 different geometrical shapes, and then obviously F पे अगर हम आते हैं तो it is having 7 different geometrical shapes. But वही बात है कि आप इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप इतना आगे नहीं जाते, ज़रूरत नहीं पड़ती. वी गोटा रिमेंबर टिल 4s और 3d, दैट्स इट. ठीक है. अच्छा, what we were talking about the spin repulsion theory. There is another way to do the electronic configuration जो मैंने भी आपको बताया. Let's take aluminium. It is having 13 atomic number, right? अब 1s की जगह I'm gonna write it like this, okay? 2 electrons यहाँ पे आते हैं, but instead of this मैंने इस तरीके से spin rotation में बनाया है इसको. Then we have 2s2, लेकिन मैं 2s2 नहीं कर रही, मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, ठीक. Then we have 2p x y z,
तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करके पहले इस तरह फिल करना है आपको, यानी इन द सिमिलर डायरेक्शन बट इन डिफरेंट सबशेल। एक ही सबशेल में सिमिलर डायरेक्शन में नहीं रह सकता बिकॉज ऑफ द थ्योरी के दे वुड बी रिपेलिंग ईच अदर, राइट। तो क्या किया हमने, पहले इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों सबशेल में, यानी एक्स में वाई एंड देन जेड, और उसके बाद आपने इस तरीके से पुट कर दिया, ठीक है। तो दिस वन वाज 1s2, देन वी हैव 2s2, देन वी हैव 2px 2py 2pz, ठीक। देन वी हैव 3s, तो 3s इसी तरीके से बनेगा, देन 3p आएगा तो इसी तरीके से आएगा, ठीक है। इसी तरह से द चेन गोज ऑन। ये भी क्लियर है आपको? ओके। So you gotta do again the electronic configuration of all the elements according to the spin repulsion theory as well, and px py pz is not that difficult, तो वो आप practice, that would be your homework again, electronic configuration. But I'm moving towards the next topic, chemical formulation or making the formula, because it's necessary to have the concept here right now before moving on to the next topic, free radical, right. free radical is the next topic जो मैं cover अभी करवाऊँगी, लेकिन पहले थोड़ा सा formula देखेंगे. Okay, let's pick any element from the category of metals. Just pick any other element. You have the periodic table right now with you? Just okay. We have potassium. Select any of the non-metals. Okay. Non-metals are basically on the right side, right? आपका जो 4A group है, which is a carbon family, onwards 4A जितने भी आप across the period जा रहे हो, they are the non-metals. Then we have metals in the first 3 groups, 1A, 2A, 3A, and obviously we have transition metals. वो आप periodic table clearly अपने पास mention भी कर लो, ठीक है। अच्छा जी, in which group potassium is present? Yes, group 1A alkali metals. What is the group number representing, indicating? Valence shell or valence electron or valency? Which one? Valence electron. Okay, do you know the difference between valence electron and valency? Or maybe donated by that shell, right? It can be both, either gaining or losing electron, right? Okay, so the definition of valency is losing or gaining of electron. So what is this 1A representing? The valence electron and not the valency. Keep that in your mind always, ठीक है। ये confusion बहुत ज़्यादा, ये confusion हो रही होती है कि जो group number है it is only indicating the valency, it's not true, ठीक है। valency हम खुद निकालते हैं, the group numbers are only indicating the valence electron. That means potassium is having 1 electron in its last shell, and obviously it is going to gain 7 electron or lose 1 electron. So plus 1 is the valency, right? What about chlorine? Yeah, so what would be the valency? It's in 7A group, right? So valency is -1. So the crossover method is here now. आप सबसे पहले you gotta make the symbols, you gotta write the symbols के बाद you have to find out the valency, and then there is a crossover method. Sorry, they would cancel each other and the formula would be KCl. Okay, what about aluminium, and let's say we have chloride. Can you make a formula? You have the periodic table, right? Just write down the symbols, just write down the valency, use the crossover method, and tell me the formula.